पहले तो क्वेश्चन 15 उनसे करवाया, दो नामाकुल थे, एक तो नामाकुल कर ही नहीं पा रहा था बड़ी मुश्किल से, तो दूसरे ने धोखा दिया तो उसको पकड़ लिया। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 15 उससे कहा 50 दफ़ा करो बैठा। एंड होता ही है, जो चेकिंग करने आते हैं वो 6 बजे तक होते हैं, 2 घंटे काफ़ी है। 4 बजे ग्रुप खत्म हुआ, 6 बजे तक चेक करा देता है। फिर उसके बाद मैं चेकिंग करने उतरता हूँ 8-9 बजे, 6 बजे मेरी भी छुट्टी हो जाती है, मैं जाके आराम करता हूँ। फिर रात थकन उतरती है, 9 बजे आऊँगा, तो बैठा हुआ था, बैठा रहे। 50 दफ़ा उसने किया। देन उनके अब्बा को फ़ोन किया और मैंने अपने कंप्यूटर के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लिया, इसको पहली वार्निंग इशू हो गई है। अब अगली दफ़ा इसके साथ क्या करना है, अल्लाह ना करे वो आए दोबारा और धोखा देगा, फी सवाल 500 दफ़ा करवाऊँगा। 2016 में मुझे याद है, सेकेंड ईयर का बच्चा था, हिचकियों के साथ ज़ारो कतार हो रहा था कि मेरी उंगलियां सीधी नहीं हो रही। 20 सवाल दिए थे मैंने 500 दफ़ा करने के लिए। तुम खेलो मैं खेलो, मैं तो यहाँ का खिलाड़ी हूँ पुराना, मारूंगा नहीं बेटा। एंड उसको मैंने बता दिया था कि 500 दफ़ा मुकम्मल नहीं हुए तो वो सब जब्त करके 1000 दफ़ा दे दूंगा बीसों। कह रहा है 1 सेकंड में नहीं लेट पाया, ये नहीं, मेरी उंगलियां सीधी हैं। मैंने मसले तुम पैदा करोगे तो मैंने नहीं किए। आपको क्वेश्चन 15 में मैंने कुछ कहा इनकम्प्लीट होने पे? सैटरडे को किसी ने कुछ नहीं कहा, हर चीज़ बताई। कुछ बच्चे क्लास के बाद मजीद डिस्कस करने आए, मैंने डिस्कस किया। एंड आप सैटरडे को मुझे फरमा रहे हैं रह गया, भूल गया। कितने सवाल थे? 440। 4 सवाल थे उन वक्त मैं जुमे को दिए थे। रह नहीं किया, झूठे हो, झूठ बोल लो बेटा। बहुत कैलकुलेटेड चल रहा हूं मैं, कहीं सुन नहीं कर रहा, तुम जालिम हो। अल्लाह ना करे, मैं तो सारी क्लास को सुना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है 80%, 90% बहुत अच्छे लोग बैठे हुए और जो बात को समझते, लेकिन मेजॉरिटी नहीं, थोड़े से लोग हैं जो बात को समझ नहीं पा रहे, उनको भी समझाने में तकलीफ होती है। एप्टीट्यूड वाले तुम्हें मुख्तलिफ मैसेजेस भेजना शुरू कर रहे होंगे और तुम्हें कह रहे होंगे आजा बेटा आजा, गाड़ी जाने वाली है, और बस अब नहीं लिया दाखिला तो फिर कभी नहीं। सोच समझ के दाखिला लेना। ये सब मार्केटिंग हो रही है, तुम उसकी रद में आ रहे हो। सब मार्केटिंग हो रही है। एंड सबसे अच्छा मशवरा मैं नहीं दूंगा, सबसे अच्छा मशवरा एप्टीट्यूड के वाले नहीं देंगे। फिर कौन देगा? वो देगा जितने हाल में एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर किया है, जितने पिछले साल 2017 में एडमिशन लिए। उनसे पूछे जिस इदारे में तुम जाना चाहते हो उस इदारे के स्टूडेंट को तलाश करो। 5 साल पुराने नहीं, जस्ट 1 साल या अभी 1 महीना रुक जाओ, वो पास हो जाएगा। उससे तजुर्बा लो, और एक से नहीं लो, कम से कम 10 से तजुर्बा लो। एक ने कहा मुझे 10 आदमी कैसे मिलेंगे? बड़े आराम से 5 आदमियों का एक ग्रुप बना लो, हर आदमी की ड्यूटी लगा लो या 2 पकड़ो। अब मोहल्ले में, रिश्तेदार में, कहीं जानने वालों में, कहीं ना कहीं तो 2 आदमी मिल जाएंगे। 5 2 के तजुर्बे लेके आओ, फिर उसको एवरेज निकालो वो क्या कह रहे हैं। अभी मंडे को एक वालदा आई थी लास्ट ईयर की मेरी स्टूडेंट की, BBA में एप्टीट्यूड टेस्ट में 2nd पोजीशन लाई है वो पूरे कराची में। वो तकरीबन रो रही थी खुशी के मारे। एंड कब ज्वाइन किया उसने ज्वाइन किया अभी मई में एग्ज़ाम देके। जो कहता है शुरू में ज्वाइन करो, मेरे पास तो 100 के 1000 होता है भाई, अभी तो इंटर पढ़ लो। एक वक्त में 2 काम कैसे करोगे तुम? इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं तो गलत मशवरा दूंगा, अपने मतलब में दूंगा। आप उन 10 आदमियों से इंटरव्यू तो कीजिए। एंड मैं कोशिश करूँगा उस बच्ची को, BBA वाली को 2-4 मिनट के लिए तुम्हारी क्लासरूम में ले बुलाऊँ। एंड अभी एक बच्चा लम्स में हुआ उसका एडमिशन, एंड उसने भी मई में दिया आराम से। तो मैं उन बच्चों को बुला के तुम्हें जो उनके सामने पेश करूँ कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की। एंड इसी तरह तुम अपने जानने वालों से बात करो। तुम्हें जिस यूनिवर्सिटी को तुमने टारगेट किया है ये करो, अंधाधुंध नहीं भागो। हमारे बच्चे में एक बड़ी अच्छी टेंडेंसी है, पैसा लेता माँ बाप से और जाके दूसरे को दे देता और कहता अब तो मैंने पढ़ना नहीं है। तो भाई पैसा देने के बाद पढ़ना भी तो है, मुझे पैसा दिया पढ़ो तो।
पैसा देके कहते हैं पढ़ना नहीं है, अब दूसरी चीज़ एप्टीट्यूड करनी है। वो एप्टीट्यूड तो जब करोगे जब इंटर आएगा। तो बड़ा अच्छा वो लोग बौखलाते हैं। वो जो मैंने अभी एक लेक्चर दिया उसमें तो मुझे लेक्चर नंबर 3 की एक कॉपी दे दे। तो बड़ी अच्छी तरह से बौखलाते हैं और बच्चा बौखला रहा होता है, उसका वो फायदा उठा रहे होते हैं। थैंक यू। लास्ट टाइम मैंने एक थ्योरी डिस्कस की हुई है। लास्ट टाइम सॉरी डिस्कस नहीं की, लेक्चर में था। देखा तुमने? सिर्फ 2 बच्चे मेरे पास आए, बाकी सब देख के क्या समझ गए? अप्लाई भी कर दिया। वेरी गुड। अच्छा, मैंने तो अप्लाई भी किया था। एक बच्चे ने कहा अप्लाई किया, अभी मैं उसको भी देखूंगा। तुमने क्यों नहीं किया? अगर नहीं हो रहा था, ये कोई मसला था, तो मेरे पास क्यों नहीं आए? आज क्लास से पहले दाएं बाएं टहले जा रहा था, अब तो नहीं है मेरे पास। आप तो मेरे पास नहीं है बेटा। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। ये क्या थ्योरी थी? वो ये रहता, लास्ट क्लास थोड़ी थी आउट जा रही थी, तो मैंने इसको स्किप मारा था। मैंने कहा था आज कवर कर लूंगा। होता ये रेशियो थ्योरम का फॉर्मूला एक्स इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। एंड ये रेशियो थ्योरम का फॉर्मूला एक्स भी निकालता है और रेशियो भी निकालता है। उन्होंने कहा रेशियो निकालने के लिए इसको एक छोटी सी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अगर हम न्यूमरेटर में m1 जबरदस्ती कॉमन ले लें, एक दिन का समझ में नहीं आया, मल्टीप्लाई का तो वही आ जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में भी जबरदस्ती m1 कॉमन ले लेते हैं। नहीं समझ में आ रहा, मल्टीप्लाई का दो, ये चीज वही बन जाए, m1 कैंसिल हो गया। एंड इस रेशियो को m2 बाई m1 को लैम्डा कह दिया, x2 प्लस लैम्डा ऑफ x1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। अब ये फॉर्मूला इस नए फॉर्मेट में रिड्यूस हो गया। और करना, m1 की वैल्यू यहाँ कितनी है? 1। m2 की वैल्यू क्या है? लैम्डा। तो रेशियो m1 इस टू m2 क्या होगा? 1 इस टू लैम्डा। तो बुक के अंदर ये फॉर्मूला दिया, इस्तेमाल नहीं किया है। अब फॉर्मूला दिया है, हमें आना चाहिए क्योंकि हम एमसीक्यूज में जा रहे हैं। एंड जब फॉर्मूला दिया तो चलो हम इस्तेमाल भी कर लें। हाँ, इन्होंने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है एक्सरसाइज 3.1 में जाके। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फिर सवाल आएंगे, तो 3.1 में वहाँ किया है, तो हम यहाँ पे कर लें। तो उसी सवाल को मैं रिकॉल करवाऊँ जिस पे मैंने करवाया था। हमारा डेटा ये था, द सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट इज डिवाइडेड एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। एक सेगमेंट है x1 y1, कितनी थी? 6, -5। दूसरी सेगमेंट क्या है? x2 y2, वो क्या हमारे पास? 8, 11। एंड क्या है? x, y का रेशियो कितना है? 3, y। एंड दे आर आस्किंग कि जनाब y निकालिए। तो तय ये हुआ था y निकलेगा नहीं, y निकालने से पहले हमें रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। क्या किया था? पहले तो हम वो करके देखें। x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1। मतलब एक चीज याद रखना, मैं डिसिप्लिन के लिए हर चीज कुर्बान कर जाता हूं, चाहे वो मुझे कितनी ही अजीज कोई चीज ना हो, मैं कुर्बान कर जाऊंगा। क्योंकि अगर किसी सिस्टम में डिसिप्लिन नहीं है, वो सिस्टम बेकार है। एंड डिसिप्लिन वो यही है, तुमसे चीजें मांगने जिस काम के लिए तुम आए हो। काम करने की आदत बनाओ ना बेटा। जब पैसे दे रहे हो तो फिर क्या काम क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, मेहनत करना पड़ेगी, कमजोरी है। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है अगर कोई कमजोर है, उसको अपनी कमजोरी रियलाइज हो रही है, एंड उसको दूर करने का तरीका मेहनत जान लगाओ।
मैं y नहीं निकाल रहा हूँ, मैंने रेशियो निकाला है 5/, नहीं क्या लिख रहा हूँ, m1/m2 इज इक्वल्स टू 3/-5। ये तो हमने याद किया, इसका हमने कर लिया। अब ज़रा इसी डेटा के ऊपर हम फॉर्मूला बदल के चलें। क्या फॉर्मूला है? x इज इक्वल्स टू x2 प्लस लैम्डा ऑफ x1 अपॉन 1 प्लस ऑफ लैम्डा। x की वैल्यू 3 है। इस मेथड में या इस फॉर्मेट में सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है इसके मुकाबले में, थोड़े से स्टेप हल्के पड़ जाते हैं। प्लस लैम्डा ऑफ x1 मेरे पास कितना मौजूद है? 6 अपॉन 1 प्लस x2 कितना था? 8 था। एंड तुम्हें अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर हो रही हो तो मुंह बंद करके बैठे हो तो बड़ी बुरी बात है। तुम ये सोचो क्लास बहुत बड़ी है, क्लास क्या कहेगी? क्लास बहुत कुछ कहेगी जब तुम्हारी पहली पोजीशन आएगी। तो किसी के कहने और सुनने के ऊपर हम नहीं जाएंगे, हम ये देखेंगे हमें क्या -5/3। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया रेशियो m1:m2 किसके बराबर होता है? 1:, लैम्डा। तो 1:, -5/3। यूजुअली रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता। अगर फ्रैक्शन में होता है तो हम मल्टीप्लाई करके उसको होल नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3:, -5, जिसको क्या लिखते हो? वही सेम आंसर आ गया। तो आपके पास ये फॉर्मूला मौजूद है। बार बार कह रहा हूँ, अगर तुम बुक में कोई चीज़ छोड़ लो, MCQs आखिर में बच्चा फला की बुक लाया MCQ, भाई MCQs बुकों से नहीं होते। MCQs ये हैं। आप जब थ्योरी पे तवज्जो देंगे, आप पूरा काम करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपके MCQs आपको खुद ब खुद समझ में आएंगे। अब ये फार्मूला, इस फार्मूले में रेशियो क्या रीड होता? 1:, लैम्डा। इस फार्मूले में लैम्डा रेशियो नहीं है, इसमें m1 1 है और m2 की जगह लैम्डा आ गया है। ये फार्मूला कैसे बना? बुक में भी दिया हुआ, मैंने भी लेक्चर में दिया था और मैंने काम किया था। और मैं उम्मीद करूंगा तुम में से कल 1-2 इस सवाल को कर लेंगे। जिस बच्चे ने कर लिया है अभी क्लास के बाद याद से मुझे चेक कराना। जी बेटा, बिल्कुल ले सकते हैं। बुक में क्या किया हम उसको फॉलो करते हैं। आज वो अभी मैंने तुम्हें रेशियो थ्योरम ड्राइव किया था, आज तुम में से एक बच्चा आया उसने वेक्टर मेथड से ड्राइव किया हुआ। बिल्कुल ठीक है, बट बुक में क्या किया? दैट इज राइट। मैं उसको बच्चे को यही जवाब दे रहा था, साइन लॉ 6 तरीक़ों से मुझे आता है ड्राइव करना। मैं क्या करूँगा? फर्स्ट ईयर में वो करूँगा जो बुक में नहीं है, मैं दूसरे तरीके से करके नहीं दूंगा। ठीक है, तो हमारी बुक में उन्होंने रेशियो लिया 1:, लैम्डा। उसके लिए उन्होंने कॉमन लिया m1 को। वैसे तुम कह रही हो मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं है, सब कुछ सही है, बट हमारी बुक में नहीं है। अब क्या है? x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1। अब क्योंकि हमारे यहाँ एक छोटा सा दकियानूसी टीचर्स हैं एंड वो जब चेकिंग करते हैं तो मैं नहीं मानूँ। हालांकि मैथमेटिक्स में मैं भी मानता हूँ यार, ठीक है, डिफरेंट तरीके से बच्चा कर रहा है। अगर वो इतना IQ रखता है या उसको किसी ने IQ दी है मान लो, लेकिन वो हमारे दकियानूसी टीचर कहते हैं मैं नहीं मानूँ। ये कैसे हो गया? ये इससे नहीं होता। अब वो मैं नहीं मानूंगे लिए हमें एज इट इज बुक जैसा चलना पड़ता है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमेशा मैं एक जुमला कहता हूँ, कोर्स आउटलाइन ऐसे बनती है कि टॉपिक बता दिए जाते हैं, ये टॉपिक है। जैसे तुम्हारी बुक में इंडेक्स में टॉपिक दिए ना, बस कोर्स आउटलाइन ये है, उसका बुक नहीं बनाई जाती। कैम्ब्रिज वाले यही करते हैं, कोर्स आउटलाइन देते हैं, बुक नहीं है उनकी कोई। कैम्ब्रिज में कोई बुक नहीं है, फिर मार्केट में जो मिल रही प्रैक्टिस कर लो, कितनी का नहीं जितनी दिल चाहे कर लो। अब हमारी बुक आ गई, हमारे एग्जाम्पल का मेथड आ गया, अब वो कहता नहीं सीधा करो। तो अगर कोर्स आउटलाइन होती हम कहते इट्स ओके, कोई भी तरीके से कर लो। अब कोर्स आउटलाइन नहीं है, बुक है एंड बुक में एग्जाम्पल करके उन्होंने दिखा दी ये यूं करना है। अब हम पाबंद हो गए, तुम भी हो गए, मैं भी हो गया। रेशियो थ्योरम का फॉर्मूला है 2.2, आज भी दौड़ेगी। इसमें अगर इंटरनल डिवीजन है तो रेशियो पॉजिटिव लेते हैं और एक्सटर्नल डिवीजन है तो रेशियो क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं।
तो एक फार्मूला है इंटरनल एक्सटर्नल के लिए, और बस ये नहीं, एक फार्मूला नहीं है, दो फार्मूले। तुम बुक खोलते हो तुम्हें दूसरा फार्मूला भी दिखता। एक्सटर्नल के लिए भी फार्मूला है। पहले दिन बता था, कंफ्यूजन फैल जाता, तो इसलिए मैंने मैक्सिमम चीजें निकाली। अब जब हम लास्ट स्टेज पे पहुंच गए, अब पूरा उसको बता रहे हैं। ये एक्सटर्नल का फॉर्मूला है, ये इंटरनल का फॉर्मूला है। तो ये बच्चा कहने लगा सर इसका मतलब हमने सब कुछ गलत किया? नहीं, कुछ भी गलत नहीं किया। मैं भी अभी तुम्हारी बुक खोल के कानून पढ़ाऊंगा। कानून बुक में ये लिखा है कि अगर आप इंटरनल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल के लिए तो रेशियो नेगेटिव ले लें, और अगर आप एक्सटर्नल का फॉर्मूला एक्सटर्नल के लिए यूज कर रहे हैं तो रेशियो पॉजिटिव लीजिएगा। आप एक्सटर्नल का फॉर्मूला इंटरनल के लिए यूज कर रहे हैं तो रेशियो नेगेटिव लीजिएगा। सब उल्टा कर लेना। अब ये पहले दिन देता कंफ्यूज हो जाते, एंड खुदा ने कहा अभी भी हो रहे हो, घबराओ नहीं, जो कुछ तुमने किया पहले ये यकीन कर लो वो सब राइट है। अब मजीद बात ये आ रही है, ये फॉर्मूला है, मैं इसको कहता हूं इस्तेमाल नहीं करो, समझ लो, दैट्स ऑल। और अगर कर लो अच्छी बात है। एक्सटर्नल का फॉर्मूला अगर इंटरनल के लिए यूज होगा तो रेशियो नेगेटिव लेना होगा। एक्सटर्नल का फॉर्मूला अगर एक्सटर्नल के लिए यूज होगा तो रेशियो पॉजिटिव ले, बिकॉज नेगेटिव साइन पहले ही लग गई है। एंड सर शब्द का कानून नहीं है, बुक के पेज 56 पे कानून लिखा हुआ है। मैंने बुक का रख दी, मैं भी तलाश करता हूँ, मेरे बाद में क्या काम आ। अच्छा कोई बात नहीं, बुकें तो बहुत सारी हैं, गलत जगह रख दी थी इसलिए नहीं मिल रही। पेज 56 पे कानून लिखा हुआ है, जब कानून लिखा हुआ है तो कानून चल सकता है। इट्स मीन फॉर ईडीपी एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट विथ नेगेटिव रेशियो वी यूज आईडी। हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला एक्सटर्नल के लिए नेगेटिव रेशियो के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा बड़ा जूम मायने वर्ड है। इसका मतलब है एक्सटर्नल का फॉर्मूला उल्टा करो, इंटरनल के लिए यूज हो रहा है तो रेशियो नेगेटिव होगा। तो कवानीन मौजूद हैं, हमने जो कुछ किया पहला बिलीव ये कर लो वो रॉन्ग नहीं है। हाँ दूसरा बिलीव, अब ये अपनी तुम नॉलेज बढ़ा रहे हो, मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा उस टॉपिक पे, आपको एक इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। अगर आप करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल का फॉर्मूला एक्सटर्नल के लिए यूज करें और रेशियो पॉजिटिव लेके देखिएगा आंसर सही आएगा। अगर आप करना चाहें तो एक्सटर्नल का फॉर्मूला इंटरनल के लिए इस्तेमाल कीजिए नेगेटिव रेशियो के साथ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। एंड कोई फिर भी नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, कल क्लास से पहले मेरे पास आ जाओ। इससे क्या होगा, अगर कर लोगे तो थोड़ा तुम्हारे जो है जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ आएगी, हाँ भाई कॉन्फिडेंस जिसे बढ़ जाएगा। नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज हमने एक राज और भी दिखा दिया। अब आज इस फॉर्मूले को ड्राइव करने जा रहे हैं। हाँ सर हमने पहले से नेगेटिव में दिया हुआ है रेशियो, उसके बाद भी अगर पहले से नेगेटिव रेशियो में दिया है तो इसका मतलब वो एक्सटर्नल डिवीजन है। आप एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर आप उस पर एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि आपको कम्युनिकेट हो गया नेगेटिव साइन से कि एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नल के फॉर्मूले में जाएगा तो एक्सटर्नल के फॉर्मूले में रेशियो नेगेटिव नहीं पुट हो सकता एक्सटर्नल का, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ करके देख लो, और फिर भी कंफ्यूजन है कल क्लास से पहले। तो आज इस फॉर्मूले को मैंने कहा बुक में डेरिवेशन की गई है, इसकी भी की गई है, इसको ड्राइव करने जा रहे हैं। अब देखो कितने मजे थे, एक दिन में एक डेरिवेशन हो रही है, एंड तुम तवज्जो नहीं दे रहे हो, ये थप्पियाँ लग रही हैं तुम्हारे पास। आज मैंने डेरिवेशन का हैंड आउट तुम्हें दे दिया, जो अब तक 2 हो चुकी हैं और मजीद होंगी वो सब। ये जो मैंने तुम्हें हैंड आउट दिया है ये सिर्फ चैप्टर नंबर 2 की डेरिवेशंस का है। जब 3 जो होगा तो 3 का अलग आएगा। अगर तुमने एक्सटर्नल की डेरिवेशन की है और याद है, सॉरी इंटरनल की है और याद है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी ड्राइव होगा।
ये टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और ये डिवीजन पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक M1 होता है, सॉरी इनिशियल पॉइंट से लेके डिवीजन पॉइंट तक M1 होता है और डिवीजन पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक M2 होता है। इनिशियल पॉइंट से डिवाइडिंग पॉइंट तक M1 होता है एंड डिवाइडिंग पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट M2 होता है। मैं आगे चलने से पहले चाहूँगा x1 y1, x2 y2, xy को डायग्राम में शो कर दें क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा y1 है, ये हमारा x1 है। बहुत सारे बच्चे ये समझ नहीं पाते जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किल होती है। ये लाइन x2 है एंड ये लाइन याद है तक y2 है एंड ये लाइन याद है तक x है एंड ये लाइन याद है तक y। x एंड y के कंसेप्ट को शो कर दिया। उसके बाद A पॉइंट और B पॉइंट से लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ कर दी गई। ये पॉइंट को R नाम दे दिया, इसको मैंने T नाम दे दिया, इसको मैंने K नाम दे दिया। एंड नोट करो राइट ट्राइंगल, 1 2 3, एक है ACT, दूसरा है ABR, तीसरा है BCK। कौन से ट्राइंगल लेंगे? वो वाले लेंगे जिनमें M1 M2 आ रहा है। लास्ट टाइम भी ये हिंट दिया था। अभी मंडे को मेरी तरफ से एक बहुत पुराना स्टूडेंट आया था कोई मशवरे के लिए, तो वो ये कह रहा था कि सर रजिस्टर पे मैंने उर्दू में जब आप पढ़ाते गए, जैसे आपने बताया था, छोटी छोटी वजाहतें लिख दी थी। कह रहा आजकल मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, इतना मुझे मज़ा आता है, मैं सवाल देखता हूँ, वजाहतें देखता हूँ, फ़ौरन मुझे सारी लॉजिक उस सवाल की क्लियर हो जाती है। अब आपने डेरिवेशन में जो मैं बताना चाहें कि वो वाले ट्राइंगल लेना है जिनमें M1 और M2 आए। अब ये डेरिवेशन में कोई पॉइंट नहीं है, ये मेमोरी का पॉइंट है एंड मेमोरी सारी बात, उस पर नए नए हमले हो रहे हैं, सेकंड में तुम भूल जाओ। अब बच्चे ने जाके डेरिवेशन लिखी है फिर और पेंसिल से उसने ये पॉइंट लिख दिया है कि वो राइट ट्राइंगल लेने हैं जिनमें आपका स्टार्ट मिल गया आपको। 2 राइट ट्राइंगल लेने हैं जिनमें M1 M2 है, उन 2 राइट ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है एंड सिमिलर प्रॉपर्टी की साइडों का रेशियो जो है इक्वल होता है वहां से प्रूव करना है। आइडिया वही है, सिर्फ चेंज क्या हो गया पॉइंट की पोजीशन। तो पहला ट्राइंगल कौन सा होगा? ACT। दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा? BCK। एक ट्राइंगल ACT एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल क्या है? BCK। ये ACT में एंगल T एंड BCK में एंगल K, क्यों? ईच कॉन्ग्रुएंट टू 90 डिग्री। देन एंगल A एंड एंगल B आर कॉन्ग्रुएंट, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं। 2 लाइनें पैरेलल है, एक ये BK और एक ये AT, और ट्रांसवर्सल कट करेंगे, आगे तक बढ़ा दो। ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंड सेकंड ये में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की ठीक ठाक इस्तेमाल बार बार आएगा। कॉरेस्पॉन्ड ट्राइंगल के 2 एंगल बराबर हैं। ट्राइंगल ACT इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCK। ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए 2 एंगल का बराबर होना जरूरी है एंड जब 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइडों का रेशियो, पहली है हाइपोटेन्यूज AC, दूसरी है BC हाइपोटेन्यूज। पहले मैं बड़े वाले ट्राइंगल का जिक्र कर रहा हूं, फिर मैं छोटे का कर रहा हूं नीचे। देन हॉरिजॉन्टल AT, BK, फिर मैं वर्टिकल साइड देख रहा हूं बड़े वाले ट्राइंगल की, CT, छोटे वाले ट्राइंगल की वर्टिकल साइड CK, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। अब मुझे डेरिवेशन शुरू करनी है। ये y की टर्म इन्वॉल्व कर रहा है, यहाँ रेशियो में x आ रहा है, यहाँ रेशियो में m आ रहा है। अगर मुझे x का फॉर्मूला ड्राइव करना है, therefore AC अपॉन BC, AC अगर तुम्हें याद आए और BC तुम्हें याद आए, AC एंड BC। देन उसके बाद हमारे पास है
80, कोई बताएगा ए से लेके टी तक की लेंथ कितनी है? एक्स से आएगी बेटा, एक्स माइनस ये कौन सी लेंथ है? 80। बी के क्या होगा? ये x, ये x2, थोड़ी दोबारा बोलो, कौन बड़ा है? x बड़ा है, x2 बड़ा है? x माइनस x2। x की दोनों टर्म को एक साइड कर लेते हैं। और माइनस m2x1 माइनस m1 बल्कि प्लस हो जाएगी ये। इसमें क्या कॉमन आया? पॉजिटिव को पहले लिखते हैं। हेंस प्रूफ करने के लिए मैं रेडी हो गया हूं। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू, मैंने कहा था सिमिलरली कह के हम दूसरा ड्राइव करते ही नहीं है, मैंने ही बुक में भी नहीं किया। कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, चाहे उस पर सवाल हो या नहीं हो, बुक में मौजूद है, मुझे करवाना है और तुम्हें करना है। ये इसको कहते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड की बुनियाद तो हम यहाँ रख रहे हैं। अब वो एप्टीट्यूड वाला इस नॉलेज को शॉर्ट करना सिखा देगा। अरे नॉलेज नहीं देगा आपको, नॉलेज देना तो मेरा काम है। तो इस बार अगर तुम एप्टीट्यूड ज्वाइन कर लो तो क्या कर लो? नॉलेज तो ली नहीं, आ जा रहे हो शॉर्ट कर दें। किस चीज का शॉर्ट होगा? निकम्मा बच्चा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा निकम्मा तो नहीं। आगे मुझसे बताने मैं सेट ज्वाइन कर रहा हूँ, SAT सेट। क्या करेगा भाई सेट का? वो लंच में जाऊंगा सेट से। बेटा मैंने इतने सालों में 2-4 स्टूडेंट को सिर्फ जाते देखा सेट के एग्जाम के जरिए लम्स में। जो मेजर एग्जाम होता है उससे जाते हैं लोग। कहाँ की बातें कर रहा है यार, कहाँ की बातें कर रहा है? यहाँ तो पढ़ नहीं रहा, वहाँ सेट पड़ेगा। भगो ये पैसा भिगो, पैसा भिगो, अब्बा से पैसा लो और डालाओ और पढ़ो कहीं। AB is divided into n equal part। जब ये सवाल घर पे समझ में नहीं आए ना, स्केल निकाल के सामने रख लेना। ये पहला जुमला AB is divided into n equal part इंफॉर्मेशन दे रहा है, मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा। AB is divided into n equal part इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये कितने पार्ट में डिवाइड है स्केल? 6। मैं इंचेस और सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इक्वल पार्ट है ना स्केल के। कितने पार्ट में डिवाइड है? 6 में। इसकी लेंथ क्या है? 6 यूनिट्स। ये स्केल कितने हिस्सों में डिवाइड है? 15 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। मैं इंचेस और सेंटीमीटर की बातें नहीं कर रहा हूं। इसकी लेंथ क्या है? 15 यूनिट्स। तो AB इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट। तो बता रहा है AB की लेंथ n है। पहले तो इस जुमले को हमें पिक करना है। इस पे MCQs भी है मेरे। AB is divided into T equal part. The length of AB is T units. ये छोड़ी। तो पहला जुमला इसमें बड़ा सेंसिटिव था, एंड समझाने के लिए स्केल सामने रख लो। अच्छे जनाब, 0.1, 2, 3 मुख्तलिफ पॉइंट है। ये n-1 है। जैसे आखिरी पॉइंट यहाँ 6, तो 6 से पहले वाला 6-1 पॉइंट्स के नाम। इनमें यहाँ कहीं एक कोई पॉइंट है PR। अब PR को समझने से पहले लेट्स सपोज मैं 0.2 ले रहा हूँ। जब मैं 0.2 ले रहा हूँ तो ये लेंथ 2 यूनिट्स है। जब मैं 0.12 ले रहा हूँ तो ये लेंथ 12 यूनिट है। जब मैं पॉइंट R ले रहा हूँ तो ये लेंथ P7 का मतलब 7 यूनिट लेंथ है। P11 11 यूनिट लेंथ है।
तो ये लेंथ कितनी होगी? इस सवाल में रेशियो मिस कर दिया था उसने, रेशियो में मैनुअली निकालना था, उसने ए दे दिया था। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, रेशियो का सेंस याद किया, इनिशियल पॉइंट से डिवाइडिंग पॉइंट तक, डिवाइडिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, दिस इज कॉल्ड रेशियो। हमने रेशियो का सेंस इस्तेमाल किया और रेशियो को यूज कर। आगे मैं नहीं करूंगा, आगे फॉर्मूला लगाना, जवाब आ जाना, सारा गेम ये था। एंड जब ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है, स्केल को सामने रखो। अगर मैं 0.4 ले रहा हूं तो ये लेंथ 4 यूनिट्स है, एंड रिमेनिंग क्या होगी? टोटल में माइनस कर दो। इसीलिए उसने पहले टोटल बता दी, ए बी इज डिवाइडेड इनटू एनी। होमवर्क में मेरे पास एक ही सवाल था जो डिस्कस करना था, मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, नए आने वालों को फिर याद दिला दूं, क्लास खत्म होते ही 10 मिनट तक, जब मैं लेक्चर बांट के आ जाता हूँ अपनी टेबल पे, 10 मिनट तक कुछ सवाल पूछ सकते हो, 10 मिनट बाद आओगे जवाब नहीं दूंगा। शायद 15वें में कोई प्रॉब्लम है, या यही पूछो। शायद तुम्हें 16वें में प्रॉब्लम है, अल्लाह ना करे तुम्हें 23वें में प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉब्लम है तुम्हें वो पर्सनल है तुम्हारी, क्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, आप आ जाइए। आप बाद में आधे घंटे बाद कहते हैं मैं मुझे जवाब नहीं देता, क्योंकि बच्चों को आधी चलते थे चले। तो मेरा आधा घंटा गुजर गया, अब आगे चलते हैं। आज कोशिश करते हैं 2.2 को इख्तिताम के करीब पहुंचा दें। आज एंड नहीं हो पाएगी, लेकिन करीब करीब पहुंच। आज हम 2.2 में क्या करने जा रहे हैं? आज उस मासूम से फॉर्मूले का दिन है जिसे हम कहते हैं मिड पॉइंट। यानी इतना बड़ा टॉपिक है, पूरी आज की क्लास खा जाएगा। पढ़ाने का स्टाइल देखो, जिमे को मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ रेशियो थ्योरम इंट्रोड्यूस की, 2 सवाल थे, एक क्लास वर्क एक होमवर्क। यानी मेरा फोकस था 2.1 एंड हल्का सा उसको आइडिया दिया था आगे क्या होने जा रहा है। जब वो सैटरडे को आया तो रेशियो थ्योरम को ले गए रेशियो फाइंडिंग पे। तुमने होमवर्क में तमाम सवाल रेशियो फाइंडिंग के गिन गिन के कर डाले, स्कैटर्ड बुक में बिखरे हुए थे, आपने उनको पकड़ के एक टॉपिक बना दिया। एंड सैटरडे को हल्का सा मिड पॉइंट इंट्रोड्यूस किया, वो समझा मिड पॉइंट किया, आज मिड पॉइंट छा जाएगा। एंड इतना बड़ा टॉपिक है कि आज क्लास वर्क में तुम्हें बिठा जाएगा और होमवर्क में बिठा देगा। आज मिड पॉइंट के मुख्तलिफ इस्तेमालात करेगा। मसलन कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी याद दिलाते, याद क्या दिलाते हैं? तुम लोगों को पढ़ाई नहीं आती मैट्रिक की बुक से। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ए बी और डी सी। अपोजिट साइड ए डी बराबर होती है बी सी के, और अपोजिट साइड क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और क्या होता है? ए डी इज पैरेलल टू बी सी। और क्या होता है? अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू शाबाश। और क्या होता है? डायगोनल अनइक्वल होते हैं, डायगोनल अनइक्वल होते हैं। और क्या होता है? अब मैट्रिक हाई रे मैट्रिक हाई। और क्या होता है पैरेललोग्राम में? मैं जब भी तो कहता हूँ मैट्रिक के टीचर थूक लगा के ज्योमेट्री पढ़ाते, बेड़ा कर। थूक लगाने का आइडिया ये है, कागज लिया, थूक लिया, या झुका दिया, हाथ चिपक गया और या पलटे नीचे गिर गया। हम पाकिस्तानी ऐसी काम करते हैं। उन्होंने भी थूक लगा के भी ज्योमेट्री पढ़ा दी है। एंड जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ मैट्रिक बुक कल ले आओ, मैं दिखा दूँ कहाँ लिखा हुआ है। और क्या होता है? ये जो डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। क्या मतलब? अगर ये लाइन यहाँ से तक 6 यूनिट है तो ये 6, ये यहाँ से तक 3 यूनिट है तो ये 3 यूनिट। मैंने नहीं कहा लाइन बराबर है, इनका मिड पॉइंट सेम होता है। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। एंड सेकेंड ईयर में 5-6 दफा इस्तेमाल करेंगे,
डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आज मैंने थ्योरी में लिख भी, लेक्चर में बुक में, लेक्चर में थ्योरी में लिख भी दिया ये प्रॉपर्टी। एंड ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की भी है, तो उसके डायगोनल बाइसेक्टेड। ये प्रॉपर्टी स्क्वायर की भी है, ये प्रॉपर्टी रोम्बस नमक पारे की भी है। तो इन पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस डायगोनल बाइसेक्टेड ईच अदर। अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर मिड पॉइंट के उसने 2 सवाल दिए एक्सरसाइज में। अब उन 2 सवालों के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अपनी एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। हम मिड पॉइंट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम whose other 3 consecutive vertices are this। ए बी सी डी, फिगर के कोई नंबर नहीं है, लेट का दिया -6,5। कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव जब भी 4 साइडेड फिगर के वर्टाइसेस लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं, एक तरतीब में लेते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बेतरतीब नहीं हो जाना। 4 साइडेड फिगर हमारे पास है कोई और उसके पॉइंट ले रहे हैं, बाद बच्चे क्या करते हैं, ये ए लिया, ये बी लिया, ये सी, नॉन साइक्लिक हो जाते हैं, नाचने लगते हैं एंड उनका आंसर नहीं आता। तो जब भी हम सेकेंड ईयर में कोई 4 साइडेड की बात करेंगे और वर्टाइसेस की, तुम क्लॉकवाइज ले लो, तुम एंटी क्लॉकवाइज एक तरतीब में आना। कंसेक्यूटिव का वर्ड आगे चल के सेकेंड ईयर में लिखना वो बंद कर देगा। अंडरस्टूड है, ये पॉइंट कंसेक्यूटिव होंगे। अंडरस्टूड है, ये पॉइंट साइक्लिक तरतीब में होंगे। नॉन साइक्लिक लिया, आंसर नहीं आएगा। तो यही तो एक बता लो जहाँ मिस्टेक के 4 साइडेड में चांस होते हैं। करना है मुझे इस वर्टेक्स को फाइंड करना है, चौथे वर्टेक्स को। बड़ा आसान काम है। मैं ए सी का मिड पॉइंट निकालूंगा, इसका नाम दे दिया पी। एंड ये मिड पॉइंट किसका भी होगा, बी डी का। अच्छा बी डी पे गौर करो, जब मिड पॉइंट मिल जाएगा, एक पॉइंट मौजूद है, दूसरा पॉइंट मिस हो रहा, निकल आएगा। इतना सा सवाल है 5 नंबर के लिए। एंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दिया उसने पैरेललोग्राम की। तुम कमजोर हो, बहुत अच्छी बात है, मेहनत से तो जानना है, छोड़ाओ। मिड पॉइंट रखे ऑन सेगमेंट बी डी। मैं बी डी पे जा रहा हूँ। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, दिए में उसने 3,4। डी के कोऑर्डिनेट नहीं मालूम, हाँ मिड पॉइंट मालूम है, मिड पॉइंट मालूम। एंड बड़े मजे से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो डी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। -1,0 आपका फोर्थ वर्टेक्स निकल है। बहुत सारा। अब इसके ऊपर उन्होंने 2 सवाल दिए, एक क्लास वर्क में करवा लूंगा, एक घर पे दे दूंगा। कोशिश की बुक का नहीं करूं, समझाना मेरा काम है, कोशिश की समझाओ। मिड पॉइंट का और इस्तेमाल देखते हैं। अगला जो सवाल आ रहा है उसकी कोई थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट सवाल ला रहा हूँ। बुक में ऐसे 2 सवाल है, बुक का नहीं कर रहा हूँ। पिछले सवाल में तो थ्योरी भी थी, हमने हल्का सा थ्योरी को डिस्कस किया। इस सवाल में हमारे पास थ्योरी नहीं है। करेक्ट
These 3 points are the midpoint of the sides of the triangle. Find the vertices. ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं, तीनों साइडों के मिड पॉइंट ये और कह रहे हैं वर्टाइसेस निकाल दीजिए। फिगर के कोई नंबर नहीं है, बट फिगर तुम्हें बहुत कुछ समझाएगी। और अच्छा स्टूडेंट पेंसिल से बनाता है फिगर, जब जब बनाता है और रिफ्लेक्ट करता मैं अच्छा हूं। ट्राइंगल के 3 मिड पॉइंट ये एंड वो वर्टाइसेस पूछ रहे हैं। मैंने वर्टाइसेस सपोज कर लिए ABC हैं। लेट एक एक ऑर्डर पेयर ले लिए A, B के ऑर्डर पेयर ले लिए C, D एंड C के ऑर्डर पेयर ले लिए E, F, B द वर्टाइसेस। वो बच्चा कहने लगा अल्फ़ाबेट में क्यों ले लिए, x1 y1 x2 y2 बिल्कुल ले सकते हैं। एक्चुअली मुझे बड़ी खौफ होती है x1 y1 x2 y2 लिखते हुए, x भी लिखो 2 भी लिखो, तो मैं कामचोर आदमी हूँ, मैंने कहा अल्फ़ाबेट में ले लो। तो तुम्हें x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखना बेहतरीन, ये ज़्यादा आसान है। लेट एन, इनके नाम लिख दिए L M N एंड बता दिया L 7,3 बी द मिड पॉइंट किसका है, ऑफ साइड AB। M ये सब लेट में चल रहा है क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया था कौन किसका मिड पॉइंट है, अब मैंने सपोज कर दिया। एंड जब तक मैं वर्टाइसेस नहीं लूंगा आगे का कभी नहीं होता। M -6,1 बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC and 8,9 be the midpoint of the side BC। वो लास्ट टाइम एक और शेयर कर लूं, लास्ट टाइम एक बच्चा आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करके, वो मैंने कहा ये कैसे हो गया, क्यों जब मैं पढ़ता तो वो तो डायरेक्ट कर देते थे। बेटे स्टेपिंग के सब नंबर हैं, मुझे भी मालूम है कैलकुलेटर से, तुम्हें भी मालूम है बहुत कुछ होता है, स्टेप दिखाना है। कोई जो है डायरेक्ट नहीं होगी चीज। हाँ कैलकुलेटर सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज हो सकता है। 193 का स्क्वायर करना है, 569 का स्क्वायर रूट लेना है, ये तो समझ में आता है, बट कैलकुलेटर से इक्वेशन सॉल्व नहीं होती। कैलकुलेटर से मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करोगे एग्जाम में नहीं एक्सेप्ट करेगा वो। हाँ वेरिफिकेशन करना चाहो करते रहो अगर फालतू वक्त है। कैलकुलेटर एक हद तक है, ये थोड़ी है सब कुछ कर दो। अब सवाल का लाइन ऑफ एक्शन तय करें, कैसे चलेगा सवाल। ए मालूम करना है, बी मालूम करना है, सी डी ई एफ कितने अननोन। अलजेब्रा ने आवाज लगाई, 6 इक्वेशन बना लो। अलजेब्रा ने आवाज लगाई, 6 अननोन है, 6 इक्वेशन बना लो और सॉल्व कर लो। 6 इक्वेशन मिड पॉइंट से बनेंगी, फिर टॉपिक मिड पॉइंट का। 6 इक्वेशन डिस्टेंस फॉर्मूले तब नहीं बनेगी, वो टॉपिक 2.1 था। सवाल में वो मिड पॉइंट कह रहा है। अब मिड पॉइंट से 6 इक्वेशन कैसे बनती है बनाऊंगा, देन उन 6 इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। अभी तो तुम 2 के लिए रो रहे थे, वो 6 आ गई। सेकेंड ईयर में साइमल्टेनियस सॉल्व करना सेकेंड ईयर में कहीं नहीं सिखाया। वो कहते हैं ये सीख के आए, हम आपको आगे चल रहे हैं। लेकिन 6 इक्वेशन बनाऊंगा, साइमल्टेनियस तो वर्टाइसेस निकल जाएंगे। 3.5-4 पेज का सवाल है, 8 नंबर के लिए एग्जाम में आता है। ऑन AB मासूम सा फॉर्मूला कौन, मिड पॉइंट, और क्या हरकतें कर रहा है। पहली इक्वेशन वजूद में आ गई। आराम आराम से हेडिंग डालता जा रहा हूँ, करके आ रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, आराम से उसका डेटा बनाता हूँ, ताकि एग्जामिनर हर मेरा स्टेप देख ले कि भाई छाप नहीं रहा हूँ। और B + D = 6, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2।
देन उसके बाद सेगमेंट है ऑन AC सेगमेंट। 3 सेगमेंट्स हैं ट्राइंगल में। ए के कोऑर्डिनेट थे A, B, C के कोऑर्डिनेट हैं E, F, एंड क्या रह गया हमारे पास, कौन सा है, AC में N है। वेरी गुड। Y, on segment BC, B के कोऑर्डिनेट हैं C, D, एंड C के कोऑर्डिनेट हैं E, F, एंड BC का मिड पॉइंट था M -6,1 था। एंड तीसरा पेज मेरा शुरू हो गया है। फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, तो ज़रा बड़ा बड़ा लिख रहा होता हूँ, तुम्हें ज़रा दूर से नजर आ जाए। पांचवी इक्वेशन और 1 = D + F। छठी इक्वेशन। अब दूसरे फेज में दाखिल होंगे इक्वेशन साइमल्टेनियस सॉल्व करें। ऐसा करते हैं जितनी इक्वेशन बनाई हैं सबको रिकॉपी कर लेते हैं एक जगह, ताकि फिर इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो कि किसको कहाँ सॉल्व करना है। A + E 16 के बराबर है एंड B + F 18 के बराबर है एंड एक और थी हमारे पास A + C 14 एंड B + D = 6। 6 इक्वेशन। बड़ा प्रेशर नहीं, बहुत आसान है। 6 इक्वेशन में 3 इक्वेशन एब्सिसा की है, 3 ऑर्डिनेट की है, क्योंकि जब भी ऑर्डर पेयर होता है एक्स भी होता है वाई भी होता है, तो 3 पॉइंट है तो 3 एब्सिसा की 3। एंड देखा मैंने पहले वक्त से एक स्टेप में चालाकी कर रखी है। मैं जो एब्सिसा की इक्वेशन बना रहा हूँ उल्टे हाथ पे लिख रहा हूँ, एक्स से जो बना रहा हूँ, और जो वाई से बना रहा हूँ सीधे हाथ पे लिख रहा हूँ। क्यों? मैंने ये देखा एब्सिसा से सॉल्व होगा। CED इन तीनों इक्वेशन में CED यहाँ नहीं है, यहाँ पे DFB यहाँ नहीं है, तो एक्स से सॉल्व होगा, वाई से सॉल्व होगा। तो 6 इक्वेशन सॉल्व करने का प्रेशर टूट गया, आधा रह गया। अरे भाई 6 बेवकूफ बना रहे, 3 होंगी। अब 3 को इन्वेस्टिगेट करते ये कैसे होंगी सॉल्व, क्योंकि 3 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करना तुमने बहुत कम किया है। हाँ तुमने किया क्रैमर्स रूल वगैरह में, अलजेब्रा से बहुत कम किया है, एंड बड़ा आसान सा काम होता है। याद रखना कभी 3 वेरिएबल सॉल्व नहीं होते, धोखा देते हैं हम, 2 वेरिएबल सॉल्व होते हैं। तो हम घटाना चाहेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहेंगे। अगर तुम पहली 2 इक्वेशन देखो, इन दोनों में से मैं सब्ट्रैक्शन करूँ ई गायब हो जाएगा, एंड नई इक्वेशन क्या बनेगी, ए और सी की। उस इक्वेशन का नाम होगा 7वीं इक्वेशन होगी ए और सी की, और वो इसमें ऐड हो जाएगी, ए और सी निकल जाएगा। या अगर तुम इन दोनों में ए एलिमिनेट कर दो तो कौन सी इक्वेशन बनेगी, ई एन सी की 7वीं, वो इक्वेशन 5 से सॉल्व होगी। या चॉइसेस बहुत सारी हैं, सी एलिमिनेट हो जाएगा, कौन बन जाएगा, ए और ई हो जाए। तो कई चॉइसेस हैं, कोई एक कर लो। एंड सीधा पहली कर लेता हूँ। कैंसिल हुआ, C - A कितना हो जाएगा, -28। मेरी इक्वेशन नंबर, एंड इसको ऐड कर दिया इक्वेशन 1 में। अब अलजेब्रा गहरा हो रहा है, एंड हमारे कमजोर बच्चा यहीं शहीद हुआ करेगा। 2 बैठे हैं बाहर क्लास वर्क में, एक क्लास वर्क में बैठा है, एक होमवर्क करके नहीं आया।
उसने एग्जाम्पल सारी बुक की छापी हुई है, तो मैंने सारी कटवा के उसे पूरी डिटेल में करवा रहा हूँ, एंड उसके बाद उसको 50-50 दफ़ा सारी एग्जाम्पल छापने के लिए दे दूंगा। एंड वो करके नहीं आया था, यहाँ बैठ के उसने किया, हमने चुपचाप उसको देखते रहे, वो छापता रहा बुक से। सब कुछ तुम कर लो, तुम क्या समझ रहे हो बचोगे? गड़बड़ कर लो तो बचोगे नहीं। a प्लस सी इज इक्वल टू 14, ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैं अगर c पुट कर दूं, बड़ा मजा आता है जब आंसर नहीं आता, फिर तो मैथमेटिक्स शुरू होता है। आंसर आ जाए तो मैथमेटिक्स थोड़ी शुरू होता है। मैथमेटिक्स का हुस्न है कि सवाल गलत हो, फिर तो उसका हुस्न नजर आता है। ये क्या सवाल सीधा हो रहा है। ए और सी आ गया, हमारे पास 3 चॉइसेस हैं ई निकालने के लिए, सॉरी 2 चॉइसेस हैं। सी प्लस ई इज इक्वल टू -12, इक्वेशन 5 में सी -7 ई -12, ई इज इक्वल टू -12 प्लस 7, ई इज इक्वल टू ए सी ई। कोई फायदा नहीं देगा वाई निकालने के लिए, एंड यही तकरीबन वर्किंग दोबारा होने जा रही है उसका कोई, क्योंकि एप्सिसा में सॉल्व हो गया, ऑर्डिनेट से सॉल्व होगा। अब ऑर्डिनेट की तरफ चले, एंड सेम 3 वेरिएबल सॉल्व नहीं होते। मैं आपकी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं, 8वीं इक्वेशन बनेगी। सब्ट्रैक्शन का मतलब साइन चेंज हो जाएगी, f माइनस डी इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 8 बन जाएगी। एंड इस इक्वेशन 8 को कहाँ ऐड कर देंगे? 6डी में। इक्वेशन 8 को 6डी में ऐड कर देंगे। ऐड किया, कई चॉइसेस हैं, f माइनस डी, कोई अच्छी सी चॉइस इस्तेमाल, 8वीं को यूज कर लिया मैंने इक्वेशन को। एंड क्या हुआ भाई, डी की वैल्यू कहाँ लेके जाए? क्या रह गया? बी रह गया। तो मेरे पास है बी प्लस एफ इज इक्वल टू 18 था। कौन सी इक्वेशन थी वो? 4 इक्वेशन। रेफरेंस दे दो ताकि खुद भी याद रहे, मुझे भी याद रहे। बी प्लस 7। चलो पूरा स्टेप दिखा दो, बाल बच्चा घबरा जाता। वर्टाइसेस लिखने, याद है तुमने क्या वर्टाइसेस सपोज किए थे? ये लग चुके हैं 4 पेजेस। तुमने पहले लिया था ए कॉमा बी। ए कितना था भाई? 21, बी 11, सी कॉमेडी, सी कहाँ गया? एंड डी कहाँ गया? एफ कितना है? ब्रैकेट के अंदर कर देगा। ये सवाल एप्टीट्यूड में 20 सेकंड में एमसीक्यूज में करना होता है, और मुझे वो शॉर्ट फॉर्मूला आता है, तुम्हें नहीं बताऊंगा। अब एप्टीट्यूड तुम इस वक्त ज्वाइन कर रहे हो, वो तो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वो मुझे मालूम है कितना बेवकूफ होता है। अभी तुमने टॉपिक नहीं पढ़ा, उसका शॉर्ट क्या समझ में आएगा तुम्हें? टॉपिक मैंने पढ़ाया, खुद करोगे, टेस्ट दोगे, देन दिमाग में बैठेगा सवाल, फिर वो समझाएगा कि ये सवाल इंटाई का था, तुम्हारा शॉर्ट करने का ये तरीका है। एंड जब मैं फॉर्मूला लाऊं, 1 लाइन में आंसर लिख दूंगा, एंड 20 सेकंड वो एमसीक्यूज करना होता है तुम्हें। चूज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 3 by 3 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट कितनी देर में बनता था?
और कितने पेजेस में आता था? 20 सेकंड में सॉल्व करना है, एंड उसका एक शॉर्टकट वो फॉर्मूला बता देगा। ओ भाई अभी जाके करोगे क्या? बेवकूफ बन जाओ, बहुत पैसा फेंको। तो चीजें पहले पढ़ तो लो। हाँ, बेताजा मुझे फॉर्मूला आते हैं शॉर्ट करने के, कभी नहीं बताऊंगा। तो बता दो, तुम वो करना शुरू कर दे। तो हमारा मेथड है डिस्क्रिप्टिव, हम इसको 8 नंबर के लिए इज्जत दे रहे हैं। हम 1 नंबर के लिए 20 सेकंड में नहीं करना। हमें आजकल वो पैसे मिल रहे हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या कर रहा है? खूब पैसे दे रहा है। बेटा वो जो पैसे तुम्हें दे रहे हैं ना, तुम्हारे हलक में हाथ डाल के निकालेंगे। हाँ, कहानियां तुम्हें नहीं मालूम क्या हो रहा है। $520 मिलियन वर्ल्ड एशियन बैंक ने एजुकेशन के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को दिया है, आसान कर्जे पे 20 साल के लिए। हमारे लीडर उनके पेट ही नहीं भरते। उन्होंने कहा इसको एजुकेशन पे कौन लगाएगा, इससे तो पैसा बनाएंगे हम। लैपटॉप स्कीम आ गई, अपनी जेब से दे रहा है कोई, वो कर्जे से दे रहा है। एंड 15,000 वाला लैपटॉप 55,000 में खरीद के दे रहे हैं, ब्रांड न्यू। एंड जब वो थोक के हिसाब से लेंगे तो 15 का भी नहीं पड़ रहा, उन्हें 12 का पड़ रहा है। और परचेसिंग में क्या दिखा रहे हैं? 55,000 का। अरबों रुपये उनकी जेब में जा रहा है। वो तमाम लीडर, मैं तो पाकिस्तान के तमाम लीडर को कहता हूँ, लीडर ही नहीं है। लीडर वो होता है जिसकी औलाद यहाँ पढ़ रही हो, जो यहाँ रहता हो या इलाज कराता है। एंड छोटे घर में रहता है, सारे तो महलों में रहते हैं। मैं और तुम तो छोटे छोटे डरबों में रहते हैं। सबके महल हैं, मोर नाच रहे, ये घूम रहे, सबके महल हैं भाई। कोई इस गरीब मुल्क के लीडर नहीं है। तो वो एशियन बैंक ने आपको दिया था, तालीम पे खर्च करो। देखो कितने शातिर लोग हैं, तालीम पे खर्च कर रहे। देन उन्होंने क्या किया? फ्री किताबें देना शुरू कर दी। शायद तुम्हें मिली हो या ना मिली हो, फ्री किताबें पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक। वो कोरंगी में रद्दी के गोदाम से निकल रही हैं। अभी कोई छापा पड़ा था, टनों का रद्दी निकली है। एक किताब जो 70 रुपए में पेंट हो रही है, उसकी कीमत 700 रुपये बता रहे कागजों में। धड़ा अरबों कहा खा रहे, उनका खाना ही नहीं खत्म होता। पता नहीं कहां तक पेट जा रहा उनका। देन आपकी फीस माफ कर दी इंटर की, वो बोर्ड में, कॉलेज में। अब वो इनरोल्ड होता है, उसको 2000 लिख रहे हैं। धड़ खा रहे। आपको 25,000 दे रहे हैं। 16,000 बच्चों में 4,000 बच्चे लेने ही नहीं गए, उनके जाली वाउचर बना के कैश कर लिए। धड़ खा रहे। 17 साल गवर्नमेंट में रहा हूं, एंड तौबा सब कुछ देखा है। रिजाइन करके भगाया। सब मालूम है कि क्या तरीके होते हैं। अब ये कर्जा तो चुकाना तुमने, उन्होंने तो नहीं चुकाना। मैंने कहा हलक में हाथ डाल के निकालेंगे तुम्हारे। ये जो एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक कर्जा देता है, छोड़ता नहीं है। अब वो क्या करेंगे? 20 साल में आप कर्जा देने के काबिल नहीं होंगे। वो कहेंगे पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, बिजली की कीमत में 2 रुपये बढ़ा दो, गैस में इतना बढ़ा दो, एंड 5 साल में हमारा पैसा निकल आएगा। वो जो लीडर खा के भाग गया। तो भाईटा मेरी तो समझ में नहीं आता किस बात का 25,000 दे रहे हो, किसी दुनिया में नहीं दिया जाता। ये कौन सा तरीका? हाँ, कोई मेरिट पे आ रहा है, स्कॉलरशिप पे, उसके तो समझ में आ रहा है। 16,000 मेरिट थोड़ी बन गई। दिस इज ऑल रॉन्ग। तो क्या तफरीह चल रही है? कोई नीड बेस्ड होती है, कोई वो समझ में स्कॉलरशिप आती है, कोई ये क्या चीज हो रही है? तो ये सब अलग में डलेगा हाथ। जब बिजली, मैं तो नहीं हूँगा 20 साल बाद, लेकिन 20 साल बाद याद रखना ये कर्जा तुम्हें चुकाना है। हाँ, टाइम 1 मिनट ऊपर हो गया, खत्म करें। क्या नहीं करें? अल्लाह कर्जा नहीं चुकाओगे।
ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी ये मिड पॉइंट है साइड बीसी का। वर्टेक्स को मिड पॉइंट से मिला दें, क्या कहते हैं इस लाइन को? मैट्रिक पढ़े हुए? हाँ, कोई आवाज आई थी सही? जोर से बोलो। शाबाश, एक मैट्रिक पास है। A line joining the vertex with the midpoint of the opposite side is called median। आज के लेक्चर में लिख दी डेफिनेशन। मीडियन जान ही रहा, इस्तेमाल ही मैट्रिक में लिखा हुआ है। कल ले आओ मैट्रिक की बुक दिखा दूं। कितने मीडियन होते हैं ट्राइंगल में? तीनों एक ही जगह से गुजरते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको क्या कहते हैं? जोर से बोलना शाबाश। एक और मैट्रिक पास मिल गया। सब मैट्रिक में लिखा हुआ है। तो मीडियन को जहां मीट करते हैं सेंट्रॉइड। अभी वैसे ट्राइंगल में बहुत सारे पॉइंट आएंगे सेकेंड ईयर में, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और जो है वो आपका इन सेंटर। कई सेंटर होते हैं सर्किल में और ट्राइंगल में। अब मीडियन याद रखना। अब मीडियन की सेंट्रॉइड की तारीफ कर लें। द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द मीडियन, यानी जब ये कट करेंगे तो इनका रेशियो 2:1 होगा। 2:1 होगा, ये 2:1 होगा। या ट्रांसेक्शन रेशियो लास्ट क्लास में बताया था 2:1 भी होता है और 1:2। इधर से पढ़ोगे तो 1:2, उधर 2:1। द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन, नॉट द बाइसेक्शन, द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द मीडियन is called centroid। The point of transaction मैट्रिक में लिखी है सारी डेफिनेशन। जाके देख लो, नहीं नजर आ रही ला के मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ले आओ। आज हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक ये है कि अगर हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस मालूम है, तीनों एंगुलर पॉइंट मालूम है, तो ये सेंट्रॉइड, सेकेंड ईयर में सेंट्रॉइड को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंट्रॉइड के ऑर्डर पे क्या होंगे? बड़ा सादा सा फॉर्मूला है, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y = y1 + y2 + y3। रेशियो थ्योरम से ड्राइव हुआ, कल की क्लास में ड्राइव करूँगा। रोज़ाना एक फॉर्मूला ले आता हूँ डायरेक्ट डेरिवेशन के। ज़्यादा कराऊंगा तुम घबरा जाओगे। अगर हमें तीनों वर्टाइसेस दे दो तो हम सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। आज का आखिरी सवाल यही है। Find the centroid of the triangle whose angular point as this did this. Also find the length of median। अभी आखिरी जुमला also find the length of median। सर रुक जाओ, पहले सेंट्रॉइड निकाल दें। क्या हुआ? 3 अब डिवाइडेड बाई 3, सॉरी। और ये कितना हो गया? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गए? सेंट्रॉइड को कैपिटल जी से सेकेंड ईयर में रिप्रेजेंट किया हमने थ्रू आउट द बुक। यहाँ तक तो मसला खत्म हो गया। अब उसका दूसरा फेज आ रहा है सवाल का, जिसका सेंट्रॉइड से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। वो क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हें 3 वर्टेसेस दे दिए, ये मीडियन है, इसकी लेंथ निकालो। इसकी लेंथ कैसे निकलेगी? डिस्टेंस फॉर्मूले से। एंड डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए ए मौजूद है 7, -3, बी के कोऑर्डिनेट -5, 8, 11, 4। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बीसी का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ मीडियन के लिए काम लंबा हो गया। पानी पीना है तो बाहर जाके पानी पी सकते हो, ज़्यादा 15 अगर लंबा हो गया है।
वो वाला बंदा नहीं है, खांसी वाला बंदा है। कितना हो गया? मिड पॉइंट निकल आया। एंड देन लैंड एडी कम लंबा हो गया। अब जो मैं नहीं निकालूंगा, खत्म नहीं हुआ अभी, जुमले पे गौर करो। वो कह रहा है ये भी निकालो, पहले तो मिड पॉइंट निकालो, फिर भी लैंड, फिर वो कह रहा है ये भी निकालो, तीनों मीडियन की लैंड निकालो। तो बेसिकली रेशियो थ्योरम का टॉपिक जो था वो हमारे पास सेंट्रॉइड था। आज मैं तुम्हें बताता चलूँ, हमारी सेकेंड ईयर की बुक में अच्छी खासी गलती है, कुछ 1700 के करीब गलती है। कहीं क्वेश्चन गलत है, कहीं आंसर गलत है। फर्स्ट ईयर में बहुत कम गलतियाँ थी। एंड कंटिन्यूसली लेक्चर के अंदर करेक्शन आती रहेगी, जैसे यहाँ लेक्चर के अंदर करेक्शन, ये क्यों मैंने जैसे यहाँ लेक्चर में मैंने आज करेक्शन दी नहीं है। आज टाइमर सवाल दिया 2.2 का, एक आंसर टाइप कर दिया उन्होंने। साइन गलत छाप दिए, एंड गलत की वजह से भी आंसर नहीं, ये कर लो आने लगे। एंड जितनी मैं तुम्हें करेक्शन दे रहा हूँ, मेरे पास बुक्स मौजूद हैं, ये सवाल वहाँ सही है सर, शब्द की करेक्शन नहीं है ये। मैंने ये तलाश किया तुम्हारी बुक में कहाँ से छापा, क्योंकि हम पाकिस्तानी बनाते नहीं, छापते। एंड मैंने वो तलाश किया, इन्होंने जहाँ से छापा, एंड वहाँ से मैंने देखा क्या चीज़ थी, वो सही करके तुम्हें बताइए यही है। एक एक सवाल छपा हुआ है, एंड एक एक सवाल पूरी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में मुझे मालूम है कहाँ से छापे, क्यों छापते हैं पता चल जाता है कहाँ से छाप रहे। तो अभी क्या करना है, जब तुम्हारे पास लेक्चर आए, सबसे पहले क्लास वर्क होमवर्क इंडेक्स में एंट्री करना, देन बुक खोलना एंड करेक्शन डायरेक्ट बुक में सही करना। क्यों? जब भी प्रैक्टिस करोगे करेक्टेड सवाल आएगा, और जब बुक किसी को दोगे तो वो दुआ ही देगा। तो बुक में करेक्शन करना, एंड देन उसके बाद क्लास वर्क होमवर्क वो मैंने दिया हुआ। आज मैंने क्या कहा हुआ है, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट एक्सेप्ट 12वें सवाल। कंप्लीट का मतलब ये नहीं है दोबारा करने बैठ जाओ, 12वें के अलावा जो जो नहीं किए ढूंढो और वो मुकम्मल करो। और कोई बेवकूफ़ आदमी है तो पूरा कर ले कंप्लीट। कंप्लीट मुराद है जो कर लिए उनको नहीं करना। हाँ 12वें को ना छूना, 12वां रह गया, कल 12वां करवाऊंगा, और कल मैं इंशाल्लाह ताला 2.3 में दाखिल हो जाऊंगा। कोई सवाल? ठीक है बेटा, जो पीछे